नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एमपी चौरसिया फ्रॉम दिल्ली। दोस्तों, गोविंद नगर निवासी 14 साल के शिवांश को 4 साल से सांस की तकलीफ है। हर एक बार होली के बाद उसको अस्थमा का अटैक आ जाता है। एलर्जी टेस्ट जब किया गया तो पता चला कि उसे डस्ट माइट्स से एलर्जी है, यानी धूल में छिपे कीड़े उस बच्चे की सेहत का दुश्मन है। उसी तरह मंडी निवासी 16 वर्ष की आरुषि, वो भी 5 साल से अस्थमा की चपेट में है। उसको मेडिकल कॉलेज के चेस्ट विभाग में जब दिखाया गया तो पता चला कि उसे भी डस्ट माइट्स यानी धूल में छिपे कीड़े से एलर्जी है। डॉक्टर ने उसे भी हर वक्त दवा साथ में रखने को कहा है। तो ये धूल में छिपे कीड़े बच्चों की सेहत खराब कर रहे हैं, अस्थमा का अटैक करा रहे हैं। अस्थमा है क्या? तो आज हम बात करते हैं अस्थमा है क्या, और छोटे बच्चे ही नहीं, बड़े भी इस पे कैसे काबू पा सकते हैं, इसको कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। ये 4-5 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो अच्छा होगा आप इसे अंत तक, लास्ट तक देखें और पूरी क्लियर आप इसे समझ सकें। अस्थमा वो कंडीशन है, वो स्थिति है जिसमें आपके सांस की नलियां यानी एयरवे पतली हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। यदि वो नॉर्मल इतना है तो नैरो होकर के वो और छोटी हो जाती है और उसमें अंदर अंदर के लेयर का स्वेलिंग हो जाता है। यही नहीं, इसके कारण उसमें एक्स्ट्रा म्यूकस बनता है। म्यूकस समझ लो, आप जैसे सलाइवा निकालते हो, थूकते हो, वो सलाइवा है। तो उसी तरह म्यूकस होता है जो हर हमेशा सांस की नली के अंदर वाले हिस्से में बनता रहता है। उसी के कारण अगर कुछ अंदर चला जाए तो वो आप देखते हो कि आपको छींक आती है और उसी म्यूकस के साथ साथ वो चीज भी बाहर आ जाती है। तो वो जो तरल पदार्थ है उसको म्यूकस कहते हैं। तो अस्थमा में एयरवे पतला हो जाता है, यानी जो ये छेद है वो पतला हो गया, नली पतली हो गई है और उसमें अंदर के हिस्से, अंदर के लेयर का स्वेलिंग हो जाता है और एक्स्ट्रा म्यूकस बनने लगता है। इससे क्या होता है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है और उसी के कारण, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के कारण कफिंग होने लगता है, कफिंग एंड कफिंग। तो और जब कफिंग होता है तो उसमें जब ब्रीद आउट करते हैं, जोर से कफिंग आउट करते हैं, तो उसमें विशल जैसा साउंड, सांसों की आवाज आती है और सांस फूलने लगता है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। तो ये ऐसे कंडीशन को अस्थमा कहते हैं। और अस्थमा बड़ों में भी होता है और बच्चों में भी होता है। बड़ों में भी बहुत सारे कारण हैं। अस्थमा की कंडीशन कुछ कुछ स्थिति में बिगड़ जाती है, जैसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा बोलते हैं। एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज करते करते ही अस्थमा बिगड़ गया, काफी सांस फूलने लगा काफी ज्यादा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई। और ये तब ज्यादा होता है जब वहां का एयर जो है, आसपास का एयर, वो कोल्ड है और ड्राई है। दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यानी वर्क प्लेस पर जहां काम कर रहे हैं वहां पे कोई इरिटेंट गैस या केमिकल निकल रहा है, जैसे कोई धुआं हो, गैस हो या कोई डस्ट ही वहां निकल रहा है, तो उससे एलर्जी होती है। वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा ऐसे कंडीशन को बोलते हैं। और तीसरा होता है एलर्जी इंड्यूस्ड अस्थमा, जिसमें ट्रिगर फैक्टर होता है, किसी चीज से आपको एलर्जी होती है। ये कोई भी एयरबॉर्न सब्सटेंस हो सकता है, जैसे पोलन ग्रेन्स, फूल में से जो छोटे छोटे डस्ट जैसे निकलते हैं वो पोलन ग्रेन्स। पार्टिकल ऑफ स्किन, जो अगर कोई पेट रख रहे हैं तो उसके स्किन से जो पार्टिकल निकलता है या ड्राई सलाइवा निकलता है, उससे हो सकता है। किसी भी तरह के डस्ट से हो सकता है। यदि खिड़की खुली है, डस्ट आती रहती है और आजकल आप पता है कि कितना पॉल्यूशन है, एयर डस्ट से भरा हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से भरा हुआ है और उसके कारण एलर्जी होती है। सांस की नली भींच सी जाती है, सांस की नली सिकुड़ सी जाती है, ये नैरो हो जाता है यहाँ पे और उसमें म्यूकस अंदर का लेयर स्वेलिंग हो जाती है और सांस फूलने लगता है, क्योंकि सांस जाने का रास्ता कम हो गया। एक्चुअली एस्थमा कांट बी क्योर्ड, इसका क्योर नहीं है, बट इसके सिम्टम्स को कम जरूर किया जा सकता है, अस्थमा को कंट्रोल में रखा जा सकता है। ये टाइम टू टाइम घटता बढ़ता रहता है और इसलिए जरूरी है कि अपने डॉक्टर से मिलते रहें और
अपने डॉक्टर से मिलने का फायदा होगा कि इसके सिम्टम्स और साइन को ट्रैक किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और उस हिसाब से जो भी कारण है उस हिसाब से इनके ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत चेंज करके इसको आपकी स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। अस्थमा को बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखा जा सकता है। तो क्योर मुश्किल है, बट हाँ, कंट्रोल में रखना आसान है और वो किया जा सकता है। बच्चों में वो डस्ट माइट्स यानी धूल में छिपे कीड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा देखा गया है कि वो अस्थमा हो रहा है। तो बच्चों में ऐसे एक दो मामले नहीं हैं, बल्कि कहीं ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये कीड़े केवल बाहर हैं, ये कीड़े घर के अंदर के डस्ट में भी होते हैं, बिस्तरों में होते हैं, तकियों में होते हैं। और जब बच्चे इस डस्ट माइट्स की चपेट में आते हैं तो एलर्जी होती है और फिर सांस फूलने लगता है। इसका खुलासा हाल ही में नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस और भारतीय बाल रोग अकेडमी है उसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आई है। इसमें 7 से 17 साल के बच्चों को लिया गया था, 70 बच्चे शामिल थे। चेस्ट फिजिशियन की जो स्टडी थी उसमें, तो उनमें जो जांच कराए गए उनमें 54 में अस्थमा का कारण डस्ट माइट्स मिला है। वहीं भारतीय बाल अकेडमी ने यही स्टडी करी तो 100 में से 80% बच्चों में एलर्जी का कारण डस्ट माइट मिला। और यही नहीं, डस्ट माइट ही नहीं, बच्चों में अस्थमा का कारण विटामिन डी की कमी भी देखा गया है, क्योंकि बच्चे बाहर जो नहीं निकल पाते हैं, सूरज की रोशनी में नहीं जा पाते हैं, तो विटामिन डी की कमी देखी गई है। और चूंकि विटामिन डी भी एक फैक्टर है एलर्जी से बचाने के लिए, तो विटामिन डी की कमी के कारण भी बच्चों में सांस की तकलीफ बढ़ रही है। एक्चुअली डस्ट माइट धूल में रहने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं जो हमारी मृत कोशिकाओं को, डेड सेल को खाते हैं, बट इससे एलर्जी हो जाती है और अस्थमा और स्किन संबंधी बीमारी भी हो सकती है। अच्छा, ये जो डस्ट माइट होते हैं ये घर के हर एक कोने में होते हैं, लेकिन बेडरूम में ज़्यादा देखा गया है। ये एक्चुअली मैट्रेस और ओढ़ने और बिछाने के चादर, तकिया, कारपेट, पर्दे, फर्नीचर, इन सबों में ये मौजूद देखे गए हैं। सॉफ्ट टॉयज में भी डस्ट माइट देखा गया है, और घर में गंदगी हो और धूल एकत्र हो तो ऐसे स्थान पर भी इनकी मौजूदगी होती है। अब इस बात पर चलें कि इससे बचाव कैसे हो। तो बचाव का तरीका है साफ सफाई का ध्यान रखने की जरूरत है, और नमी को, मॉइस्चर को कंट्रोल में रखने से इनकी संख्या कम हो सकती है, डस्ट माइट की संख्या कम हो सकती है। नमी 50% से कम हो तो उसमें डस्ट माइट कम देखा गया है। इसलिए इसे कैसे कर सकते हैं, ये खिड़की खुली रखें और घर में धूप आने दें, उससे नमी में कमी आएगी और डस्ट माइट की संख्या में बहुत कमी होगी। दूसरा, बिस्तर और तकिए के कवर को नियमित साफ करना चाहिए, और यदि आप उसको साफ रखते हैं तो इससे निजात मिल सकती है। तीसरा, सोने के कमरे में कारपेट बिल्कुल नहीं रखें, और कपड़ों को हफ्ते में एक बार जरूर धूप दिखाएं। तो उससे क्या होगा कि डस्ट माइट्स में कमी आ जाएगी, डस्ट माइट्स खत्म होंगे और एलर्जी में काफ़ी कमी आ जाएगी और एलर्जी से राहत मिल सकती है। आप डॉक्टर के पास कब जाएं? तो यदि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बहुत सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आपके पास यूजुअली इन्हेलर होता है, अस्थमा के मरीजों को डॉक्टर्स इन्हेलर लिखते ही लिखते हैं कि तो वो ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हेलर लिया करें। लेकिन यदि इन्हेलर लेने से भी परेशानी कम नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन है, और ऐसे में अस्थमा के मरीज को अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसी तरह यदि आप थोड़ा बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चलते फिरते हैं थोड़ा बहुत, और फिर भी सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसका निदान वहीं जाकर होगा, हो सकती है कुछ इंजेक्शंस लगाने पड़े और तभी उसका निदान हो, तो अपने डॉक्टर से ऐसी स्थितियों में जरूर मिलना चाहिए। तो यदि हम ध्यान रखें कुछ चीज़ों पर और अपने को एलर्जी से बचाएं। दूसरा, जो नई चीज़ मिली है, जो डस्ट माइट्स देखे गए हैं कारण बहुत ज़्यादा बच्चों में, तो यदि हम डस्ट माइट की गिनती, संख्या कम करें, डस्ट माइट्स को ख़त्म करें घरों में, बिस्तरों को धोकर और थोड़ा सा कमरे में धूप आए इसका इंतजाम करके, तो इससे बचा जा सकता है और बच्चों में अस्थमा की बीमारी को कम किया जा सकता है। तो ध्यान रखें अपना, अपने बच्चों का ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।